अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? एज़ यू नो वेरी वेल कि हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है और आज उसका जो लेक्चर नंबर है वो हम 2 डिस्कस करेंगे। गॉट इट? और एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि सर आपने प्रॉमिस किया था कि आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप AMU को, एटॉमिक मास यूनिट को केजी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर बच्चा नाराज़ ही ना हो जाए हैं। तो बेटा आपको एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ना AMU, दैट इज़ इक्वल टू 1.661 10 रेज़ टू पावर -27 kg -27 kg। ठीक है, ये एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है ना, बेस्ड ऑन 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, यानी कि कार्बन को अगर 12 हिस्से में हम डिवाइड कर लें तो उसका 12वां जो हिस्सा है 1/12 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये डेफिनेशन है। अब मैं कन्वर्जन पे आता हूँ मेन, उसके बाद फिर अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास ना कोई भी एलिमेंट है और आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, एटॉमिक मास यूनिट से कन्वर्ट करना है आपने उसको केजी के अंदर। तो हम कहेंगे मास इन केजी, मास इन केजी इज इक्वल टू मास इन AMU and multiply 1.661 10 raised to power -27। ये माइनस ज़रा सही लिख देते हैं, -27। ठीक है जी। तो इस तरह से ना हम जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। लेट्स सपोज हमारे पास है एग्जांपल कि एक प्रोटॉन है, इट हैज़ अ मास ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.00 AMU। मैं कन्वर्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या है बेटा, प्रोटॉन है, एंड इट हैज़ अ मास ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.007 AMU। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर बेटा, केजी के अंदर। तो बहुत ही सिंपल यार, इसका जो 1.007 AMU है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.661 10 रेज़ पर -27 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये केजी में आ जाएगा, यानी कि मैं सिर्फ केजी में बताने लगा हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तकरीबन 1.67 10 रेज़ टू पावर -27 kg। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 1.66 10 रेज़ टू पावर -27 के साथ। तो वो किसी भी एलिमेंट को आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका अगर AMU में वैल्यू दी हुई है तो आपने 1.661 10 रेज़ टू पावर -27 से मल्टीप्लाई कर देना, तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो टेबल भी एक दिया गया था जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मैसेज AMU में भी थे और केजी में भी थे। गॉट इट? अब हम नेक्स्ट आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जी, और बहुत ही अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हम आज इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक बेटा है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, गवाही फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब हम जो है ना मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो कि बेस्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द बोहर मॉडल ऑफ एटम। किसके ऊपर बेस्ड है, बोहर मॉडल ऑफ एटम। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद बेटा दो मेजर सोर्सेज हैं गवाही के जो सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को, एक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। और आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि अगर गैशियस एटम में से, आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो जो एनर्जी दरकार होगी
ठीक है, जो चाहिए होगी, जो नीड होगी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन को और मूव करने के लिए, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को आज बहुत अच्छे तरीके से हम रीड कर लेते हैं। मूव करते हैं नीचे जी। जी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अच्छा, क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा? बहुत इजी यार। अगर आपको कोई सैंपल दिया गया है और वो किस हालत में है, वो गैसियस स्टेट में है, तो आपने क्या करना है, उसको हीट करना है या आपने उसको गुजारना है किससे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। ठीक है, या आपने उसको हीट करना है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजारना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एक ख़ास वेवलेंथ की रेडिएशन वो सैंपल खारिज करेगा। ठीक है बेटा, वो एक ख़ास किस्म की रेडिएशन सैंपल खारिज करेगा। तो जो स्पेक्ट्रम आपको नज़र आएगा ना रेडिएशन का, वो कलर लाइंस में नज़र आएगा, जिसको हम कहते हैं, रेडिएशन खारिज हो रही है तो जिसको हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, जिस तरह हाइड्रोजन के नीचे एग्जांपल भी देख लेते हैं। अच्छा, ये पता क्या होता है? लेट्स सपोज बेटा आपने ना हाइड्रोजन, जिस तरह हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन एटम का हमने सैंपल उसको हीट किया, वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, वो एमिट करेगा कैरेक्टरिस्टिक रेड लाइट। वो क्या करेगा? रेड से ही लिख देते हैं, सही नहीं? रेड लाइट वो एमिट करेगा। ठीक है, और वो जो रेड लाइट होगी मोस्ट इंटेंस होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसकी इतनी वैल्यू नैनोमीटर में, नैनोमीटर वेवलेंथ का क्या है? यूनिट है। अच्छा, जब हम वो जो सैंपल है उसको हम एक्साइटेड स्टेट में हम जब लेके आते हैं हीट दे के, ठीक है, तो एक ख़ास किस्म की रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक, नीचे डायग्राम भी आपको दिखाते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक है, वो नज़र आएंगे, हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंटेंस होगा वो एक ख़ास वैल्यू के ऊपर मोस्ट इंटेंस होगा, वाजिया होगा, पावरफुल होगा, डीप होगा। ठीक है, तो नीचे हम मूव करते हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर हम डिफरेंस भी देख लेते हैं कि अब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्पेक्ट्रम में, और एमिशंस, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर वाज़ेह फ़र्क क्या होता है। अब देखें यहाँ पे, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। अब देखें यहाँ पे बेटा कि उसने ना इस सैंपल को, हाइड्रोजन के सैंपल को जब उसने हीट किया, वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए, तो एक 4 कैरेक्टरिस्टिक वायलेट, ब्लू, ग्रीन और रेड एमिशन लाइन जो है ऑब्जर्व की है। ये वाला सैंपल 4 है ना। एक देखो, एक पहली कौन सी है, वो कौन सी है जी बेटा? वो है वायलेट, और वो कितने पे? 410 के ऊपर, ये 410 नैनोमीटर के ऊपर होगी। गॉट इट? अच्छा, दूसरी जो है ना वो 434 के ऊपर ऑब्जर्व होगी। कितने के ऊपर? 430, हाँ जी, 434 के ऊपर। और वो कौन सी है? वो ब्लू है, ये 434 नैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, 4 करेक्टरिस्टिक कंपोनेंट है ना। और नेक्स्ट जो है वो है ग्रीन, और वो कितने पे शो होगी? 486 के ऊपर, ये 486 नैनोमीटर के ऊपर। अच्छा, जो वाजिया है, इंटेंस है, डीप है, स्ट्रॉन्ग है, वो रेड पे है, और वो कितनी है? वो है 656 नैनोमीटर। देखिए, ये ज़्यादा वाजिया है, डीप है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह आपको 4 कंपोनेंट जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का नज़र आएंगे, जिसमें पहला वॉयलेट है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंटेंस होगा वो कितने पे होगा? 656 नैनोमीटर के ऊपर। गोट इट जी, 656 नैनोमीटर के ऊपर। अच्छा, अब हम, ये तो हो गया ना एमिशन स्पेक्ट्रम, ये क्या हो गया? एमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब हम नीचे मूव करते हैं। इसमें देखिए बैकग्राउंड डार्क है और ऊपर ब्राइट लाइन नज़र आ रही होंगी, जिस तरह वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, इस तरह एक होता है, एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है। ये नीचे हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी आपको नज़र आ रहा होगा। इन दोनों में बेसिकली फ़र्क पता क्या होता है? ऊपर वाले सैंपल को हमने हीट किया या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजारा है, तो उसने रेडिएशन एमिट की है। नीचे वाले जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना हाइड्रोजन का, उसमें बेटा ये करते हैं कि वाइट लाइट को पास करवाते हैं कूल्ड गैसियस स्टेट सैंपल में से। ठीक है, तो फिर एटम अब्जॉर्व करते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ, और जो मिसिंग वेवलेंथ होती है वो डार्क लाइन के तौर पर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर शो हो जाती है। ये डार्क लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली ब्लैक कलर की, और नीचे ब्राइट आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। यानी कि दोनों में फ़र्क एमिशन और एब्जॉर्प्शन में ये है कि जो एमिशन होता है उसमें बैकग्राउंड डार्क होता है, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट होता है। ठीक है, गॉट इट जी। अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट
डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह हमने एब्जॉर्प्शन की बात की कि डार्क लाइन इन ऑब्जॉर्प्शन और कलर लाइन जो होती है वो एमिशन के अंदर एग्जैक्टली मैच करती हैं ना। देखो जो ऊपर वाला स्पेक्ट्रम है एमिशन वाला, ये वाला, तो इसके दरमियान में उतना ही गैप है, और जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का उसके दरमियान में भी उतना ही गैप होता है इन लाइंस का। फ़र्क ये है कि ऊपर वाले एमिशन में ब्राइट लाइन है, नीचे वाले में अब्जॉर्प्शन में क्या है कि डार्क लाइन है, लेकिन जो गैप है वो सेम है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है बेटा, अच्छा ये वाई आर स्पेक्ट्रा इंपॉर्टेंट। स्पेक्ट्रा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? ये जो हमने अभी डिस्कस किया है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर एलिमेंट की यूनिक अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, और स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक क्या होते हैं? उसके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं। जिस तरह हम बात करें मैग्नीशियम की, तो देखिए उसमें न्यूक्लियस दरमियान में है और के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और इस तरह बेटा उसके के से एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हर एलिमेंट की यूनिक इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है और स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ना रेडिएशन की, या एब्जॉर्ब होती हैं या एमिटेड होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एनर्जी लेवल के दरमियान में, और वो भी यूनिक होती हैं। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन हैं सारे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इनके दरमियान में बेटा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जब जंप करते हैं, तो वो एक यूनिक पैटर्न हमें नज़र आता है। ठीक है, हर एलिमेंट के दरमियान में यूनिक इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होती है और स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो फिर रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये अब्जॉर्ब होती है या खारिज होती हैं, इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं इन एनर्जी लेवल के दरमियान में, वो यूनिक होती हैं। गॉट इट जी। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, जब इलेक्ट्रॉन दिस वन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू एन अदर मस्ट बी यूनिक। अच्छा, अब जो है ना वो नीचे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये देखें यहाँ पे, ये देखें हीलियम की, नियोन की, सोडियम की, मरकरी की, नज़र आ रही ना? ठीक है, ये जो फिगर है ना शो करती है एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस एलिमेंट। ये है एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस एलिमेंट। क्योंकि देखिए बैकग्राउंड इसका क्या है? ब्लैक है, डार्क है, और ऊपर ब्राइट लाइन नज़र आ रही है। ठीक है बेटा, ये देखिए स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आज बाय स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे हमने ये जो स्पेक्ट्रम शो करवाया है इंस्ट्रूमेंट। अच्छा नेक्स्ट बेटा जी कि एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि रिलेशनशिप होता है ना बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स, यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक शेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो डिफरेंट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। इसलिए हम स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट से बाय मेजरिंग देयर आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी से पता चल जाता है हमें कि किस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये शेल्स हैं तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी से पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल में है, इलेक्ट्रॉन के शेल में है, इलेक्ट्रॉन एल शेल में है, इलेक्ट्रॉन एम शेल में। ठीक है, बाय मेजरिंग देयर आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। और देयर आर 2 वेज टू यूज आयनाइजेशन एनर्जी। एक होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट। इसको ज़रा आपने गौर से समझ लेना है, ये वाला पहला पॉइंट, दिस वन। ठीक है, हाँ जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट क्या होता है? इसको ज़रा जब हम रिमूव करते हैं ना इलेक्ट्रॉन एटम में से 1 by 1, तो जो रिकॉर्ड होता है एनर्जी जो हमें देनी पड़ रही होती है हर टाइम, ये देखें हर वक्त हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही, जिस तरह फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकला, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया। गॉट इट? एंड सो ऑन अंटिल ओनली न्यूक्लियस इज लेफ्ट। ओनली सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो न्यूक्लियस क्या है? बच गया। तो फिर हम कहते हैं बेटा दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जब हमने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और पीछे न्यूक्लियस बच गया, तो इस सीक्वेंस को 1 by 1 हमने इलेक्ट्रॉन निकाला ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, तो फिर इस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं।
मैग्नीशियम वाली, वो मैं यहाँ पे पहले डायग्राम आपको शो करवा दूँ। एग्जांपल है मैग्नीशियम एटम की कि जब हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम एक ग्राफ आयनाइजेशन एनर्जी का वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो प्लॉट करते हैं, तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा बच्चों, ये ज़रा ना ग्राफ देखें, मैग्नीशियम का है। जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं मैग्नीशियम में से तो हम एक ग्राफ आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बनाते हैं। तो इस साइड पे है जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पे, ये देखें, और जो नीचे है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। और आपको एनर्जी का एक जंप नज़र आएगा, तो जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये एनर्जी का जो जंप है तो किस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। ठीक है जी, देखें जी, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करते हैं इजीली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, तो इजीली रिमूव हो जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस का होल्ड पुल अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी कम देकर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक लार्ज जंप यहाँ तक देखें, फिर उसके ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर आगे लार्ज जंप है, फर्स्ट जंप लार्ज जंप है इन एनर्जी अकर व्हेन थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो 8 नज़र आ रहे हैं आपको रेड कलर के, ये दो जो के शेल है ये वाला, जिसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला सॉरी ये वाला, ठीक है। तो रेड कलर के जो इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, तो एक लार्ज जंप इन एनर्जी अकर व्हेन थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। ठीक है, दिस शो दैट इट इज़ फ्रॉम एन इनर शेल, जिससे एनर्जी का जंप है, इसका मतलब अब उससे आउटर मोस्ट शेल से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, तो हमें अंदाजा हो गया। ठीक है, गॉट इट। एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा। द नेक्स्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फ्रॉम द सेकंड शेल एंड विद एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीजेस। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर जो है वो नेक्स्ट अगला जंप, गॉट इट। एंड अ वेरी लार्ज इंक्रीज हैपन अगेन फॉर द लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर मोस्ट फर्स्ट शेल। और फिर जो जंप आपको सेकंड नज़र आएगा, ये देखें, ये तो 7 वाला का हो गया ना, ठीक है। और ये देखें लास्ट जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है और ब्लू कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, पहला शेल जिसको हम कह रहे हैं ऐसे, ये वाला, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है के शेल के अंदर, ठीक है। तो एक सेकंड जंप आपको नज़र आ गया, ठीक है। एंड दीज 2 बिग जंप्स जो हमें नज़र आ रहे हैं इन द ग्राफ, ये साबित करते हैं कि मैग्नीशियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया, इससे ये भी अंदाज़ा आ जाता है कि किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हमें ये अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, और नीचे आपको एक ग्राफ भी नज़र आ रहा होगा, तो मैं ना इस ग्राफ को फोकस करना चाह रहा हूँ। मोस्टली आपको इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, परेशानी ना आपने, लेक्चर ये बहुत ही ईजी है। ठीक है जी, अब देखिए बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वी कैन आल्सो कंपेयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। ये देखें, आपको एक फिगर टेबल में नज़र आ रही होगी, ये ऊपर नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, नज़र आ रहे होंगे आपको यहाँ पे, ये ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। अब देखें कि की ट्रेंड को जो है ना आपने फॉलो करना है। ये जो फिगर आपको नज़र आ रही ना, ठीक है, इट शोज़ दिस फॉर फर्स्ट 88 एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो एंडोथर्मिक होती है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। गॉट इट। अच्छा, अब ग्रुप के अंदर भी हमने इसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको पढ़ा हुआ है। ग्रुप के अंदर क्या होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन से हम नीचे आए, हीलियम, फिर उसके बाद नीचे आए नियॉन, फिर नीचे आए आर्गॉन, ग्रुप में ऊपर से नीचे। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें, हीलियम है, नियॉन है, फिर आर्गॉन है। तो ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी कम देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है ना। इस तरह लिथियम, सोडियम, पोटाशियम का भी देख लें, इसको रिमूव करें और लिथियम, सोडियम, पोटाशियम का आप देखें, ठीक है, तो वो भी देखें, आपको ग्राफ में नज़र आ रहा होगा, ग्राफ नीचे को आ रहा है। गॉट इट। अच्छा, अब हम ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कम होता है, शील्डिंग फैक्टर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना, इनर शेल आने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए ग्राफ नीचे आ रहा है ग्रुप के अंदर।
समझ लगी बेटा। अब हम पीरियड के अंदर बात कर लेते हैं। अच्छा, ये अल्कली मेटल का भी देखें, ग्राफ नीचे आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसके बाद सोडियम में से कम एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर पोटाशियम में से और कम एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर रुबिडियम में से देखिए एनर्जी कम देनी पड़ रही है डाउन द ग्रुप जब हम ग्राफ को पढ़ते हैं। ओके जी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब आ जाते हैं हम पीरियड में, ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। ये वैसे ना पहले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से बस ग्राफ नहीं डिस्कस किया था, वैसे लेक्चर रिपीट ही हो रहा है किस्म का, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का पहला चैप्टर जो है उसमें लेक्चर आप देख सकते हैं। अब अक्रॉस द पीरियड हम डिस्कस कर लेते हैं। पीरियड के अंदर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, डेफिनेटली आपको ग्राफ में भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो पुल करेंगे मोर स्ट्रॉन्गली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, गॉट इट। तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर इंक्रीज होगी। शेल नंबर तो उतने ही रहते हैं, शील्डिंग फैक्टर उतना रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल करते हैं स्ट्रॉन्गली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जाते हैं, इसलिए फिर जो पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेकिन जो ग्रुप 1 है अल्कली मेटल, वो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी रखता है, ठीक है। और नोबल गैसेज की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है हर पीरियड के अंदर, देखो सबसे ऊपर है हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल हैं और उनमें जो ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से जो है उसमें से निकाला जाता है, क्योंकि कंप्लीट फील्ड हो या हाफ फील्ड हो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा दरकार होती है। अच्छा जी, ये तो हो गया सारा, ग्राफ भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने पढ़ भी लिया, ये सारा यही कुछ लिखा हुआ है, आपने रीड कर लेना इसको, ठीक है जी। आपने इसको रीड कर लेना, ये सारा मैंने A to Z बता दिया आपको, सारा पीरियड का भी ग्रुप का भी हर चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी हुई है। और ये एंडोथर्मी के बारे में भी बता दिया है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी पड़ती है। ग्रुप के अंदर भी मैंने बता दिया है कि हीलियम से नियॉन आर्गोन तक जो है वो आगे, फिर सोडियम से पोटाशियम एनर्जी कम हो रही है पीरियड के अंदर भी, सारा ये डिस्कस कर लिया, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अब हम क्विक चेक को डिस्कस कर लेते हैं जनाब। अच्छा बेटा, अब हम क्विक चेक के अंदर जो क्वेश्चन है बारी बारी उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम आपने बतानी है, ठीक है जी। उसकी इक्वेशन बतानी है आपने। तो Ca गैसियस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गैसी हालत में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो डेल्टा HI1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह आपने बतानी है। नेक्स्ट है पोटाशियम के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है। पोटाशियम के लिए दो पहले इलेक्ट्रॉन निकले हैं, हमने थर्ड बतानी है, गैसी हालत में है, तो थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, K3 पॉजिटिव, गॉट इट, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, गैसी हालत में है, एंड डेल्टा HI3 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब जो है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम बतानी है आपने। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है किसकी, लिथियम की, एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकला हुआ है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, Li पॉजिटिव गैशियस फॉर्म में है, गोज टू लिथियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा जी, ठीक है जी, एंड इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा और डेल्टा HI2 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है सल्फर के लिए। फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर के लिए, ठीक है। ये सल्फर के लिए क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकले हैं ना, हमने फिफ्थ बतानी है, गैसी हालत में सल्फर, तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, सल्फर 5 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया जी, ठीक है। ये गैसी हालत, साथ फिजिकल स्टेट लाजमी लिखनी है, डेल्टा HI5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने स्केच बताना है एल्युमिनियम का, जिस तरह हमने ऊपर स्केच मैग्नीशियम के बारे में देखा था। क्या है, फॉर द एलिमेंट एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है, ड्रा स्केच ग्राफ बिटवीन, ठीक है, log 10 ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वाई एक्सिस पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे। तो स्केच आपने बनाना है, ठीक है। वो स्केच हम डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह का स्केच आपने बनाना है बेटा, ऐसा, ये इसको ऊपर ले आते हैं, ये स्केच आपने बताना है, ये वाला देखें जी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नोटिस करें कि ये ग्राफ जो है वो शो करता है शेल स्ट्रक्चर को क्लियरली विद बिग जंप एट इलेक्ट्रॉन नंबर 4 पे एक जंप है, ये यहाँ पे, ठीक है। और देन फिर 12वें नंबर पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, वाइल रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने स्केच बताना है।
अब आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर के शेल में, ठीक है, और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रेड कलर के और 3 ग्रीन जो है वो KLM एम शेल के अंदर। तो ये आपने स्केच सारा बताना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, द फर्स्ट एंड द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी kg पर मोल ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन द टेबल, ठीक है, एंड विच ऑफ द अबव एलिमेंट इज लाइकली टू बी। इनमें से आपने बताना है, जो टेबल दिया गया है इसको यूज़ करते हुए, कि इसमें से रिएक्टिव मेटल कौन सी है, इसमें नॉन मेटल कौन सा है, इसमें नोबल गैसेस कौन सी है, उस वैल्यू को देके अ मेटल डेट फॉर्म द स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फार्मूला डेट इज। तो इस वैल्यूज़ को देख के आपने बताना है। तो वैल्यूज़ बताती है ना हमें कि रिएक्टिव मेटल है, नॉन मेटल है, नोबल गैसेस हैं, तो वैल्यूज़ अंदाज़ा लगा लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी, इसको तो पहले रिमूव करें। ओके, अब हम ये टेबल को इस्तेमाल करते हुए हम बताएंगे। देखिए जी, जो रिएक्टिव मेटल है सबसे पहले वो एलिमेंट 2 से बिलोंग करती है, रिएक्टिव मेटल, क्योंकि एनर्जी कम है ना इसकी, ये एलिमेंट 2 से बिलोंग करती है। ठीक है जी, कैसे? क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है, पहली भी और दूसरी भी, और इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो कदरे मुश्किल से रिमूव होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये लाइकली ग्रुप 1 मेटल है, ये वाली ग्रुप 1 एलिमेंट है, जिस तरह सोडियम और पोटाशियम वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है रिएक्टिव नॉन मेटल। रिएक्टिव नॉन मेटल हाई वैल्यू है इसकी, ये बिलोंग करता है 4 से, रेड कलर में देखिए। ठीक है जी, कौन सा? रिएक्टिव नॉन मेटल, रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, अब रिएक्टिव नॉन मेटल के अंदर टिपिकल ऑफ नॉन मेटल जिस तरह सल्फर और फास्फोरस आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है, बट इतनी एक्सट्रीमली हाई नहीं है, लेकिन टिपिकल नॉन मेटल लाइक सल्फर और फास्फोरस में आ जाएंगे। अब नोबल गैसेस को देखें, वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड, हार्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, बहुत मुश्किल है, तो एलिमेंट 1 से बिलोंग करेगा ये नोबल गैस 3। इसको मैं रिप्रेजेंट करना ग्रीन से, ये वाली। ठीक है, तो वेरी हाई फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है। ठीक है, तो नोबल गैसेस होंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह। ठीक है, and the fourth one is a metal that form a stable binary halide of the formula AX2। X यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, तो नीड्स टू इजीली लूज 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एंड डेल्टा H2, यानी कि ये एलिमेंट 3 से बिलोंग करेगा, ये वाला बाइनरी, जिसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 900 वाले कॉलम में, ये वाला। ठीक है जी, ये कौन से? अ मेटल डेट फॉर्म्स स्टेबल बाइनरी हैलाइड, ये एलिमेंट 3 से बिलोंग करेगा, और जिसमें क्या होते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये येलो वाला, मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह होते हैं। मतलब क्या? नीड्स टू इजीली लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड डेल्टा H2। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, हमने क्विक चेक के अंदर भी डिस्कस कर लिया। फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग मेरे ख्याल से तो नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।